अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक और जुमा और एक और फैसला। नून लीग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की ज़मानत में तोसी और बैरून मुल्क इलाज करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। क्या नवाज शरीफ अब लंदन नहीं बल्कि कोट लखपत जेल जाएंगे, यही हर कोई अब सवाल कर रहा है। जबकि नून लीग का पहले शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाने पर इसरार और अब इससे फरार। और क्यों हो रही है अब पार्टी पॉलिसी पर लीगी रहनुमाओं में तकरार, इस पर करेंगे हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात। और प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होगा उसमें हम तहरीक इंसाफ को ये याद दहानी करवाएंगे कि 1 साल पहले उन्होंने आवाम से क्या क्या वादे किए थे और इक़्तिदार के 9 महीनों के बाद वो इन वादों पर कितना अमल दरामद कर पाए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि जो कल मुस्लिम लीग नून के अंदर जो पोजीशंस को लेकर कुछ तब्दीलियां हुई हैं। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो पहला इख्तलाफ था वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पर था। हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि किसी ऐसे शख्स को चेयरमैन PAC नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर नाब में केसेस चल रहे हों और अपोजिशन किसी और को नामजद कर दे। लेकिन अपोजिशन डटी रही, यहाँ तक कि हुकूमत को फिर घुटने टेकने पड़े और शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाना ही पड़ा। लेकिन 4 महीनों के बाद शहबाज शरीफ ने खुद ही ये कुर्सी छोड़ दी और राना तनवीर को चेयरमैन PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया गया। सवाल यह है कि नून लीग की जानिब से की जाने वाली ये तब्दीलियां हुकूमत के लिए परेशानी का बायस क्या बन सकती हैं? क्या नून लीग फिर से खुद को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रही है? और अब की बार नून लीग का बयानिया क्या होगा, नवाज शरीफ का या फिर शहबाज शरीफ का बयानिया अब पार्टी में चलेगा? इस पर भी कल बहुत ज़्यादा इख्तलाफात खुलकर जो पार्टी के लोग थे उनकी जानिब से सामने आए। इसी पर मुझे प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करनी है। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं नए चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिन्हें कल मुस्लिम लीग नून ने नामजद किया है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं राना तनवीर साहब। राना तनवीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए और सबसे पहले तो आपको मुबारक हो इस नए ओहदे की। मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा राना साहब, वही बात जो मैं पहले कह रही थी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनने पर अब क्या समझते हैं, ये सब कुछ अचानक हुआ या कुछ बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही थी? क्योंकि ज़ाहिर है इस कुर्सी को हासिल करने के लिए, उस ओहदे को हासिल करने के लिए हुकूमत से ज़ाहिर है बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी अपोजिशन को। अपोजिशन अपने एक मौक़िफ़ पर डटी रही, ज़ाहिर है कोई कमेटियाँ काम नहीं कर रही थी, अपोजिशन ने धमकी दी थी। अब नून लीग खुद ही दस्तबरदार हो गई है। क्या समझा जाए कि शहबाज शरीफ साहब पर जो नैब के केसेस चल रहे हैं उन दबाव की वजह से वो ये फेस नहीं कर पा रहे थे, इस ओहदे के साथ दयानतदारी से निभा नहीं पा रहे थे इस ओहदे को, क्या वजह बनी इस फैसले की? देखें, मैं मेरा हाल है कि जब से ये बात सामने आई है तो ये बात बड़ी शद्दुमत से की जा रही है जो आपने आज की है कि क्या वजह है कि जो इतनी कोशिश से या इतनी बड़ा सख्त हमारा स्टांस था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन एक ये हमारी रवायत है और उसको मानना चाहिए PTI को, और ये पार्लियामेंट्री जो ट्रेडिशन है इनको कंटिन्यू करना चाहिए। और है भी जिस तरह वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी में उधर हाउस ऑफ कॉमन में लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो PAC का चेयरमैन होता है। तो ये जब बात आई तो उसको PTI को ये शायद मंजूर नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ। लेकिन हमारी अंदर पार्टी की ये थिंकिंग थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ डे 1 से, जो हम डिस्कशन में भी बात आती थी कि एक 3 होते हैं जो एक हमारे शहबाज शरीफ साहब के पास हैं, एक तो वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, एक पार्लिमानी लीडर हैं पार्टी के, और एक PAC के चेयरमैन भी हैं। अगर इनको थोड़ा तकसीम कर दिया जाए तो उस पर परफॉर्मेंस और फंक्शन बेहतर हो जाएगा और चीज़ें डिलीवरेंस में और ज़्यादा मज़ीद उसको हम समझते थे कि यह एफिशिएंसी और सारी ये चीज़ें बेहतर होगी, परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो ये डिस्कशन पे चलती रहती थी और ये प्रिंसिपली ये एग्रीमेंट था, ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्रिंसिपली एग्रीमेंट था कि ये करेंगे। लेकिन फिर इतनी ताकदो नहीं करनी चाहिए थी ना, फिर अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए था ना अपोजिशन को, अगर चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी। नहीं, शुरू में मैंने पहले भी एक चैनल में बताया कि शुरू में जब ये बात थी तो शहबाज साहब भी इतने इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे उनका ये सिलसिला, लेकिन जब PTI ने इतना ज़्यादा सख्त स्टांस ले लिया तो फिर ये भी एक मसला पॉलिटिकल बन गया कि नहीं अब इसको हम करें, और ये जॉइंट अपोजिशन का एक था फैसला। तो खैर वो हुआ, लेकिन अभी ये बात आ रही थी लीडर ऑफ द ये स्पीकर की तरफ से, मैं आपको बता रहा हूँ, स्पीकर साहब बार बार कह रहे थे कि आपका जो पार्लिमानी लीडर है वो नोटिफाई नहीं है, तो एक वो करे।
दूसरा ये बात आ रही थी कि शहबाज साहब बाहर चले गए हैं और उस वक्त से जब से वो बाहर गए हैं या जब से उनकी बेल हुई है पीएससी की कोई मीटिंग नहीं हुई। तो ये भी एक आपको पता है मीडिया में और जनरली ये विस्परिंग पार्लियामेंट में इधर उधर ये बातें हो रही थी, तो इनको भी टेकअप किया हुआ था कि जी एक लीडर, पार्लियामानी लीडर जो इनिशियली ये था कि मुझे उन्होंने ये अनाउंस किया हुआ था, जो मीडिया को भी पता है और साहब को, तो ये तो स्पीकर बार बार कहते थे जी मुझे मीटिंग करनी होती हैं लेकिन मैं पार्लियामानी लीडर से ही मीटिंग कर सकता हूँ। तो ये शहबाज साहब हमारे ये था कि जी कोई ना कोई आप लेटर लिखें या कोई बात करें। तो ये जब दूसरी तरफ पीएससी के ये बात थी कि जी आप काफ़ी देर से मीटिंग नहीं हो रही, तो आप की तबीयत ठीक नहीं है, सेहत के इशू हैं, अगर आपने कोई चेकअप कराना है या उस पर और टाइम लगना है, तो मेरा ख्याल है वो जो पहले दिन से हमारा ये था कि इसको थोड़ा सा हम तकसीम कर दें नोटों को। लेकिन तो फिर लेकिन ये इन फैसलों से ये तो एक वाज़ेह इशारे तो मिल रहे हैं, क्योंकि 2-3 हफ्तों की बात नहीं है। अगर 2-3 हफ्तों की बात होती तो शायद मुस्लिम लीग नून को ये जो पार्टी ओहदे तकसीम हुए हैं, ये जो चेंजिंग्स किए, ये ना करनी पड़ती। वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में कोई आने के इम्कानात नहीं है शहबाज शरीफ साहब के। नहीं, ये आप पहले जो पहला एक हिस्सा है उसको तो आप बिल्कुल आप ट्रस्ट में कि यही बात थी, डे वन से थिंकिंग थी जिस पे एग्रीमेंट था कि ये उहदे तकसीम करने चाहिए, लेकिन थोड़ी देर हुई। लेकिन जो उनके बाहर रहने की बात है वो उसकी बैकग्राउंड ये तकसीम करने की ये बैकग्राउंड नहीं है 100%। वो तो 12 तक उनके टेस्ट हैं, अखबार में भी आया, लेकिन उन्हें तो पावर ऑफ अटर्नी भी दे दिया अपने वकील को कि आप वही पेशियां भुगतेंगे। उसके मैंने सुना, मैंने उसके भी आता हूँ, वो 12 के बाद 14 तारीख या उसके बाद किसी वक्त वो आएंगे और जो बजट सेशन हमारा 22 मई को हो रहा है उसमें वो एज ए लीडर ऑफ द हाउस, एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन वो अपना रोल अदा करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आपका कहने का मतलब ऑपोजिशन लीडर वही रहेंगे, ऑपोजिशन लीडर बदल नहीं रहा है। जो क्या सराहियां हो रही हैं कल के बाद से कि हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून की सदारत जो शहबाज शरीफ के पास है, खाकान अब्बासी साहब के पास चली जाए या ऑपोजिशन लीडर का ओहदा भी उनको दे दिया जाए, क्या ऐसा तो नहीं होने जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ना ऐसे होने जा रहा है, वही रहेंगे और इंशाल्लाह वो अपना फाल जिस तरह के उनका है, वो बड़े एक्टिव हैं, बड़ा डोर हैं, बड़े गो गेटर हैं, तो वो आके अपना परफॉर्म करेंगे, अपना रोल अदा करेंगे। जहाँ तक पावर अटॉर्नी का तल्लक है, उनकी कैंसिलेशन की बेल कैंसिलेशन की भी सुप्रीम कोर्ट में नायब ने अपील की हुई है, तो उसमें भी पेशियाँ होनी है। तो उन्होंने अशरफ उसाफ अली को भी अटॉर्नी, क्योंकि बाकी तो उनके हैं, जिस तरह आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं या एक दो और वकील हैं उनके, तो मैं समझता हूँ ये कड़ियाँ मलाना मीडिया में विस्परिंग गपशप ये चलती रहती है, लेकिन ऐसी कोई हकीकत नहीं। अच्छा, जो दूसरी बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है पीपल्स पार्टी, आपका एक मिसाक जमहूरियत एग्जिस्ट करता है जिसके मुताबिक जो ऑपोजिशन लीडर होगा वो ही चेयरमैन पीएसी होगा, तो अब उसका क्या होगा? आप तो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नाराज हो रही है कि आपने तो उनको एतमाद में नहीं लिया है कि आप पीएसी का जो चेयरमैन है उसको बदल रहे हैं। नहीं, ये हमारा और पीपल्स पार्टी का आपस का मामला है। हमने जो हमारे कोलीग हैं शाहिद खाकान या सादिक साहब, उन्होंने बात की थी, बल्कि ये बात खुर्शीद शाह साहब की तरफ से आई थी कि ये बार बार बात हो रही है, तो आपने ये करना है, अगर तो शहबाज साहब को कहें किसी और को नॉमिनेट कर दें। तो उन्होंने चीफ विप से अहमद डोगर साहब से बात की और किसके से, ये खुर्शीद शाह साहब बता सकते हैं, कल उनका शायद स्टेटमेंट भी था, तो ये वहाँ बात हुई। लेकिन ये नाराज नहीं है इस फैसले पर, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरी पूरी आपने बात ही नहीं सुनी कि खुर्शीद शाह साहब ने ये बात की और उन्होंने ये बात की, उन्होंने नवीद कमर साहब को भी बताया, लेकिन ये बात मेरे इल्म में आई है कि शायद हायर लीडरशिप जरदारी साहब या बिलावल साहब से बात नहीं हुई थी। तो ये हमारा इंटरनल मामला है, जॉइंट अपोजिशन है, हम इकट्ठे हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पार्टी में काफी देर से ये चीज चल रही थी कि ओहदों को तकसीम किया जाए, लेकिन इन फैसलों के बाद तो आपकी पार्टी में बड़े इख्तलाफात लोगों ने खुलकर सामने आए हैं। जो जावेद लतीफ साहब हैं, साद रफीक साहब हैं, कोई कह रहे हैं कि पार्टी में एक एस्टैब्लिशमेंट है 4-5 लोगों पर मुश्तमिल, वो अपने जो फैसले हैं वो थोप रही है और कमजोर आप दूसरे लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि बताएं बयानिया चल किसका रहा है, जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया था वो है कहाँ पे? तो आपकी तो पार्टी खुद इसमें तकसीम है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि हर पॉलिटिकल पार्टी में आप एक डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे PMLN है या PTI है, उसमें हाँ जिस तरह आप देखें PTI में कितने ग्रुप्स हैं, कितनी वहाँ पे बातें होती हैं, कोई किसी की और अप्रोच होती है, कोई और बात करता है, और कैबिनेट में होती है बहुत, आपको शायद ज़्यादा हमसे इल्म हो, आपके पास इंफॉर्मेशन हो।
लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ, ऐसी जो बात निकली है कल की कि कोई पार्टी में ऐसी मीटिंग हुई है, 100% मैं आपको श्योर करता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात ये हमारा आज अपना जावेद लतीफ साहब ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में खुल के इन्हीं बातों का इजहार किया है, जो वो कल ये बातें सामने आपके इजलास से निकल के आई है ना बाहर, आज उसी को उन्होंने एक प्रोग्राम में इंडोर्स किया है। क्या उन्होंने कहा? यही कि जो कमजोर लोग हैं क्या उन्होंने, आप बताएं ना उन्होंने कौन सी बात? कमजोर लोगों को आगे लाया जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा एस्टेब्लिशमेंट 4-5 लोगों पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि आप किसी वर्कर से तो पूछ लें कि वो फैसले चाहता है या नहीं चाहता। नहीं, जो आपका अगर इशारा, ये जो चेंजेस आई हैं, जो एक दो हैं पार्लिमानी पार्टी के लीडर के और पीएसी के, ये तो पार्टी ने एंडोर्स किया है, उसमें कोई ना मियाँ जवेद लतीफ़ साहब को कोई इतराज़ है, ना उसमें वो शामिल हैं, ना साद रफीक साहब को वो भी शामिल हैं। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। रही बात एक पार्टी की हमारी तंजीम साजी हो रही है नई, उस पर शायद उनको कोई रिजर्वेशन थी, तो वो मेरा हाल है कल तक वो अनाउंस हो जाएगी तंजीम साजी। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल एक प्रोग्राम में कहा कि राना तनवीर हुसैन के जवेद लतीफ़ साहब के साथ कोई आपस के इख्तलाफात हैं, हो सकता है इस वजह से उनको जो है ना वो इस तरह की बातें कर रहे हो। वो उन्होंने ये ख्वाजा मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब ने उसकी जो बातें थी शायद उसको इस तरह लिया, लेकिन मियाँ जवेद लतीफ़ साहब को ऑनलाइन आप ले लें, उनसे कहें कि क्या कोई ऐसा इख्तलाफ है। हम तो एक डिस्ट्रिक्ट में हैं और हमारी बड़ी वर्किंग रिलेशनशिप है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। और वो बरखुर छोटे हैं, लेकिन मैं जो बात आपको कर रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। वो जो ख्वाजा साहब हैं वो आपको पता है बहुत बड़े पॉलिटिकल वर्कर है ख्वाजा साद रफीक साहब। उनका ख्याल है कि बड़े जो एक विस्परिंग थी कि शायद कुछ लोगों का नाम आ रहा था पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में, वो शायद उनके मेयार के वो कहते थे शायद ये डिलीवर ना कर पा रहे, लेकिन जो अनाउंसमेंट होने जा रही है शायद वो बिल्कुल तसल्ली हो जाए कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, वो काम करने वाले लोग हैं। आप भी देख लेंगे वो कौन लोग हैं, और इंशाल्लाह पार्टी जो है, और इसमें कोई ऐसी बात। बाकी दूसरी बात अपनी अपनी राय होती है कि डेमोक्रेटिक पार्टीज़ में हर एक को हक है कि अपनी जो सोच है उसको वो एक्सप्रेस करे। ये तो एक बड़ी हेल्दी बात है, ये बड़ी एक मैं समझता हूँ मुस्बत बात है और बड़ी सेहतमंद है ना। जो जिसको आप अगर ना बात हो तो आप कहते हैं जी बिल्कुल, ये देखें रिमोट कंट्रोल पार्टीज़ हैं, अगर बैठ के पार्टी में बात होती है, डिस्कशन होती है और फिर एक डिसीजन लिया जाता है और उसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं होती, तो मैं समझता हूँ इसको बजाय हेल्दी चीज़ लेने के आपने एक इशू बना लेते हैं मीडिया ले, बनाना भी आपको चाहिए, आपका काम ही यही है। नहीं, पार्टी के लोग कहते हैं ना, ख्वाजा साद रफीक कहते हैं ना कि और जो पार्टी के लोग अंदर हैं आप उन लोगों का भी ख्याल रखें। जाहिर है उनका जो इशारा है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ है जो लंदन चले गए, और नवाज शरीफ साहब जी अगर कमी आई है किसी से, अगर कोई सही उनका जो ख्याल है, मेरा ख्याल है जाना चाहिए। अगर ख्वाजा साहब अंदर है तो वो पार्टी की वजह से अंदर है ना। नवाज शरीफ साहब पर एक और जुमा भारी साबित हुआ। नवाज शरीफ साहब की जमानत में तौसी और बैरून मुल्क इलाज करवाने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। आज ये फैसला आया। इस तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं अब ये लंदन नहीं जा पाएंगे और 7 मई को जमानत की जो मुद्दत है ये ख़त्म होने पर कोर्ट लखपत जेल ज़ाहिर है इनको जाना पड़ेगा, वापस जेल जाना पड़ेगा। मौजूदा सूरत हाल में नून लीग के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा झटका है, धचका है, क्योंकि नून लीग को बहुत सी उम्मीदें थी कि मेडिकल ग्राउंड्स पर शायद नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त मिल जाए या जो उनकी ज़मानत है उसमें तौसी मिल जाए, और गुज़श्ता कुछ अरसे में नून लीग को जो मिलने वाले रिलीफ थे, इसी तनाजुर में जो नून लीग थी आज का जो हेयरिंग होने हुई है इसको देख रही थी कि शायद नवाज शरीफ साहब के हक़ में जो है ना फैसला आ जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नून लीग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वैसी सूरत हाल में जब शहबाज शरीफ साहब लंदन में हैं और नवाज शरीफ साहब 4 दिन के बाद जेल जाने वाले हैं, तो नून लीग को आखिर संभालेगा कौन, पार्टी के अहम फैसले करेगा कौन। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि अपोजिशन हम पर एनआरओ के लिए दबाव डाल रही है, लेकिन किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, कुर्सी जाती है तो जाए, एनआरओ नहीं दूंगा। सवाल यह है कि इमरान खान की कुर्सी का एनआरओ से आखिर ताल्लुक क्या है, क्या वाकई अपोजिशन जो है ये एनआरओ के लिए दबाव डाल रही है। राना तनवीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप लोगों के क्या तासुरात हैं। शहबाज शरीफ साहब बाहर हैं, नवाज शरीफ साहब को 7 मई के बाद दोबारा जेल जाना पड़ेगा, पार्टी में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं कल के बाद से, आप समझते हैं पार्टी को सियासी तौर पर इसका ज़ाहिर नुकसान तो होगा? देखें, ये बिल्कुल PMLN के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक है जो आपने बात की है
क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए आपको पता है कि बड़ी ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उनको जब वो लंदन में थे, जलावतनी में थे, तो उस वक्त भी इशू आए थे और बहुत सीरियस इशू आए थे। और उसके बाद भी जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी ये 1-2 दफ़ा गए जहाँ उनको एक महीना एज ए प्राइम मिनिस्टर ठहरना पड़ा और उस प्रोसेस से गुजरे जिसमें वो उनका सारा प्रोसीजर और सारी ट्रीटमेंट होता था। ये सब आपके इल्म में है। तो यहाँ जब ये थे तो उस वक्त भी जब ये आते रहे हॉस्पिटल में, तो वहाँ उन्होंने कहा कि इनके जो प्रोसीजर हुए हैं, 2 बाईपास हुए हैं और स्टंट भी उनको डाले गए हैं, तो किडनीज़ का मसला है, उनको ब्लड प्रेशर का मसला है, मल्टीपल इश्यूज़ हैं हेल्थ के। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने जब बोर्ड शोर्ट बैठे उन्होंने भी ये पॉइंट आउट किया। लेकिन जब प्रोसीजर की बात आती थी, ये आता था कि ट्रीटमेंट की जाए, तो वो कहते थे जी केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि शायद इस लेवल के शख्स को जो इस तरह का है वो उसको हाथ लगाने से वो चाहते खुदा न खास्ता कोई ऐसी गड़बड़ ना हो जाए। तो उनका यही ख्याल था कि जिसने ये सारा प्रोसेस किए हुए हैं, प्रोसीजर किए हुए हैं, अगर उसी वही करे तो बेहतर है। तो ये एक बात चली थी। लेकिन आज अदालत ने ये तो कहा ना कि 6 हफ्तों का जो आपको रिलीफ मिला था, आपको इसमें अपना इलाज करवाना चाहिए था। सारा वक्त आपने अपने टेस्टों पे जाया कर दिया। कोई देखते तो सही कि आप एंजियोग्राफी करानी थी, वो तो 1 दिन में हो जाती है। आप कुछ ट्रीटमेंट तो करवाते हैं। अदालत ने कहा कि जमानत मिलने के बाद तो आपकी हालत ज्यादा खराब लग रही है। एंजियोग्राफी के लिए भी उन्होंने नई डॉक्टर्स ने कोशिश की कि इधर की जाए। ये डॉक्टर्स उनके हैं ना, गवर्नमेंट के पास है, जो सरकारी करते रहे हैं। फिर उनके शरीफ जो मेडिकल सिटी है वहाँ भी उनके हुए और आगा खान में भी सारे होते रहे और बाहर भी कंसल्टेशन जारी रही। तो मैं समझता हूँ कि ये भी ऐसी कोई बात नहीं, अगर 6 हफ्ते इधर मिल सकते हैं तो वहाँ भी 6 हफ्ते या 12 हफ्ते दिए जा सकते थे कि वहाँ जाके वो अपना प्रोसीजर वगैरह सारा मुकम्मल करके वापस आए। पहले भी तो आप लोगों का एक सियासी मौक़िफ़ रहा है उन पे कोई जनरल मुशर्रफ के बारे में कि जब वो बाहर जाना चाहते थे अपने इलाज के लिए, तो मुस्लिम लीग नून कहती थी कि बाकी कैदियों के साथ ज्यादती होगी। फिर या तो आप बाकी कैदियों को भी बाहर जाने देना अगर जनरल मुशर्रफ को आप बाहर जाने की इजाजत देते हैं। या आप लोगों का एक सियासी बयानिया, एक सियासी मौक़िफ़ रहा है आप लोगों का, बाकी कैदियों को लेकर आप बात करते रहे कि उनके साथ ज्यादती होगी। नहीं, हर केस टू केस डिफरेंट होता है, लेकिन अल्टीमेटली मुशर्रफ चला गया और वहाँ पे वो जो हालत है वो आपको पता ही है। लेकिन मसला ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि मैं समझता हूँ जब वो कन्विक्शन उनको हुई थी पहले केस में एमन फील्ड में, तो उस वक्त वो उनको कोई मजबूरी नहीं थी कि उन पर कोई प्रेशर था या कोई वो इंटरपोल के ज़रिए कोई उनको लाया जा रहा था। वो खुद अपनी बेटी के साथ आए। तो ये कंडक्ट था उनका, जो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का कंडक्ट था कि जी मैं अगर कन्विक्शन हुई तो मैं जाता हूँ, और आके यहाँ से उनको बाद में जिस केस में बेल मिली तो मैं समझता हूँ अब भी उन्होंने आ जाना था। लेकिन ह्यूमन लेवल पे जो बात होती है, देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए सेहत को इजाज़त दी जाती तो बेहतर था। लेकिन यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट का अब अगर आखिरी सवाल मेरा आपसे, अब अगर इजाज़त नहीं दी गई 7 मई के बाद उनके लिए रास्ता होगा जेल का। शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी लंदन में हैं, तो ऐसी सूरत में अब 2 बड़ी शख्सियात की अदम मौजूदगी में पार्टी के बड़े आम फैसले पार्टी को कौन संभाल कर चलेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ा गलत एक तासर है कि वो जेल में हों या बाहर हों या जहां भी हों, कि पार्टी गाइडलाइन लेती है उनसे, पार्टी उनके साथ राब्ते में रहती है और वो बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। इस तरह शहबाज साहब बाहर हैं, देखिए अभी बाहर बैठे हुए हैं, ये फैसले जो हो रहे हैं उनको सारा वही फैसले कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब फैसले करते हैं, उनको बताया जाता है, फिर वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग उसको अप्रूव करते हैं और फिर आगे भेजते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, आप कहना कि फ़लाँ शख्स होगा, क्या इस्लामाबाद में बैठे रहना है सारा दिन? अगर मियाँ साहब बाहर भी हों, आजकल बाहर हैं, तो इस्लामाबाद बैठ के फैसले करने हैं? क्या जेल में होंगे तो वहाँ जेल में आपको पता है कि वहाँ मिलने जाते हैं, वहाँ हम सारे 40-50 बंदे सीनियर लोग बैठे होते हैं, उनके पास बातें होती हैं। तो ये पार्टी ज़ाहिर है वो आप कहते हैं ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ज़ाहिर है वो उस फोकस के साथ ना पार्टी चल सकती है। इतनी ख़राब तबीयत के साथ, बकौल आपके, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, बकौल आप लोगों की इतनी उनकी जो है ना वो सेंसिटिव उनकी तबीयत है, तो ऐसी सूरत में आप पार्टी पे फोकस नहीं कर सकते। आप नहीं, मैं एक तो हमारा देखें, एक तो हमारे कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उसके बाद सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो अवेलेबल हैं लीड करने के लिए। उसके बाद ये जो आप बात कर रहे हैं, कोई बात हुई थी, उन्होंने 5-6 सीनियर बंदों की, जो सीनियर मोस्ट बंदे हैं,
उनकी एक कमेटी बनाई हुई है जो डे टू डे जो मामला है वो चला रही हैं और फैसले कर रहे हैं, जिसमें बकौल जावेद लतीफ साहब के, जिनको उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का नाम दिया कि पार्टी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नहीं उनका ख्याल है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब हमारे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि 29 अप्रैल 2018 को पिछले साल इमरान खान की जानिब से किए गए लाहौर में तब्दीली के लिए अवाम से किए जाने वाले वादों की हम बात करेंगे कि एक साल के बाद इमरान खान अपने वो जो 11 नुकात एक साल पहले उन्होंने दिए थे उन नुकात पर किस हद तक अमल कर पाए हैं, कितने नुकात पर अमल हुआ, कितने रह गए, इसकी सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 29 अप्रैल 2018 को तहरीक इंसाफ ने लाहौर में एक बड़ा जलसा किया ठीक एक साल पहले, जिसमें पूरे पाकिस्तान से अवाम ने शिरकत की। इस जलसे में इमरान खान ने 11 नुकात पेश किए और इन 11 नुकात के ज़रिए मुल्क में तब्दीली लाने का वादा किया। तब्दीली के इन नुकात में इमरान खान का पहला नुक्ता तालीम था। इमरान खान ने यह वादा किया था कि हम मुल्क में तालीम का नया और यकसा निसाब बनाएंगे, तालीमी तफरीक को ख़त्म करेंगे। लेकिन हुकूमत में आने के बाद नई तालीमी पॉलिसी तो मुरतब की गई, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे मुल्क में तालीम का नया और एक जैसा मतलब कि यकसा निसाब जो है वो नाफिज हो सके। तब्दीली के लिए इमरान खान का जो दूसरा नुक्ता था वो सेहत था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम को दुरुस्त करूँगा, हुकूमत में आकर ऐसे अस्पताल बनाऊँगा जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। लेकिन हुकूमत में आने के बाद सेहत कार्ड के इजरा के अलावा आवाम को सेहत के शोबे में अभी तक कोई खातिर खा रिलीफ नहीं मिल सका है। जबकि अद्वियात की कीमतों में होशरबा जो इजाफा हुआ उसमें हमने देखा जो वज़ीर सेहत थे उनको अपनी वजारत से हाथ धोने पड़े, वो सर्व नहीं कर सके आवाम को। इमरान खान का भी जो तीसरा नुक्ता था कि आज हम कर्ज में जकड़ी हुई कौम हैं, मैं कौम से पैसा जमा करके दिखाऊंगा। लेकिन हुकूमत में आने के बाद हमें इमरान खान अभी तक इसमें भी नाकाम नज़र आ रहे हैं। FBR ने हदफ से कम टैक्स इकट्ठा किया है, जबकि सरमायाकारों का एतमाद ताहाल जो है वो अभी तक बहाल नहीं हो सका है। फिर जो इमरान खान का चौथा नुक्ता था वो ये था कि करप्शन को ख़त्म करेंगे, एहतसाब का जो निज़ाम है उसको मजबूत करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेंगे और बैरून मुल्क से पैसा वापस लाएंगे। हुकूमत में आने के बाद अभी ना तो करप्शन रुकी है ना ही मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हो रही है, बल्कि जो उल्टा एहतसाब का जो निज़ाम है ये दिन ब दिन मुतनाज़ होता जा रहा है। इस पर भी अभी काम होना बाकी है। इमरान खान का भी जो पांचवा नुक्ता था कि हम सरमायाकारी लेकर आएंगे, बिजली और गैस पर टैक्स की जो शरह है इसको कम करेंगे, सरमायाकारी की राह में जो रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करेंगे। लेकिन हुकूमत में आने के बाद इसका भी उलट हुआ। बिजली की कीमत में 28% माफ़ कीजिएगा इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में 140% इजाफा हुआ, बेरोजगारी में 2% इजाफा हुआ, 2% बेरोजगारी बढ़ी। फिर जो PTI का छठा नंबर था, छठा जो उनका नुक्ता था वो था रोजगार। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्लान बना लिया है कि इक़्तिदार में आकर मुल्क में 50 लाख नए घर बनाएंगे, तामीरात से जुड़े तमाम जो सनतें हैं वो बहाल होंगी तो रोज़गार में इजाफा होगा। इक़्तिदार में आने के 8 महीने बाद यानी गुज़श्ता माह हुकूमत ने 50 लाख घरों के मंसूबे का इफ्तिताह किया है। अब ये मंसूबा कितना कामयाब होता है, कितना रोज़गार फराहम करता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हम आपको बता दें हमारा काम तनकीद करना नहीं है, हम सिर्फ याद दहानी करवा रहे हैं। इस चीज़ को 1 साल मुकम्मल हुए तो हमने सोचा कि याद दहानी करवाई जाए तहरीक इंसाफ को, लोगों को, कि हम सब के लिए, पूरी आवाम के लिए 11 नुकात पेश किए गए थे, तो याद दहानी के लिए ये उनसे पूछा जाए कि किस हद तक अमल दरामद हुआ। फिर तब्दीली के 11 नुकात में 7वें नंबर पर सयाहत था। इमरान खान का कहना था कि हर साल 4 नए मकामात खोलेंगे और मुल्कों को सयाहों के लिए मरकज़ बनाएंगे। इक़्तिदार में आने के बाद अभी तक कोई खातिर खा नए मकामात तो सामने नहीं आए, लेकिन सयाहत के फ़रोग के लिए कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाई गई है। जबकि पाकिस्तान की जो वीज़ा पॉलिसी है इसमें भी तब्दीलियाँ की गई हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सयाहत में इजाफा हो। तब्दीली के लिए तहरीक इंसाफ का 8वां नुक्ता ज़राअत की तरक्की थी। इमरान खान ने कहा था कि हम किसान को आसान कर्जे देंगे, ट्यूबवेल देंगे, जदीद फार्मिंग अपनाने पर जोर देंगे, लेकिन अभी तक हमें ज़रूरी इस्लाहात और किसी भी किसान पैकेज की कोई नवीद सुनाई नहीं दी है। फिर अगला नुक्ता था 9वां नुक्ता मजबूत विफाक। PTI चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ये 9वां नुक्ता था। इमरान खान का कहना था कि सूबों को हुकूक देंगे, जुनूबी पंजाब को इंतजामी सतह पर सूबा बनाएंगे,
फाटा को केपी में पूरी तरीके से फौरी तौर पर जम कर देंगे, सारे पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम लाएंगे, मेयर का इंतखाब भी बराह रास्त होगा। अगर इन ऐलानात को देखा जाए तो जनूबी पंजाब सूबे के ऊपर अभी तक तो कोई कानून साजी नहीं हो सकी है, लेकिन फाटा में इंतखाबात होने जा रहे हैं, अच्छा इकदाम है। पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम का बिल भी पास हो चुका है। सो हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत इस नुक्ते पर काम करती हुई हमें नज़र आ रही है। और हुकूमत का 10वां नुक्ता था माहौलियात में बेहतरी। इमरान खान ने कहा था कि माहौलियात में की गई बेहतरी और आलूदगी के खात्मे के लिए काम किया जाएगा। इस नुक्ते की तकमील के लिए इमरान खान ने क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज़ भी किया, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का सबसे अहम और आखिरी नुक्ता पुलिस और इंसाफ के निज़ाम में तब्दीली थी, लेकिन इस सिलसिले में भी तहरीक इंसाफ अभी तक कामयाब होती नज़र नहीं आ रही है। इसी पर हमें बात करनी है कि इन 11 नुकात में से 7 नुकात ऐसे हैं जिनमें अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है, अगर हुई भी है तो कुछ ज़्यादा नहीं हुई है, और बहुत से नुकात ऐसे हैं जिनमें काम उल्टा ही हुआ है। तो इस पर क्या आगे पेशरफ्त हो सकती है, इस पर भी हमें बात करनी है। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब हैं, उसके बाद हमें फ़ारूक हबीब साहब भी ज्वाइन करेंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। खोसा साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेकर आए। इन 11 नुकात पर बात करने से पहले आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी कुछ देर पहले राना तनवीर साहब को मैंने प्रोग्राम में लिया हुआ था, जिनको मुस्लिम लीग नून ने चेयरमैन PAC जो है वो नामजद किया है। क्या अपोजिशन को एतमाद में लिया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से? आपको आपकी जमात मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी पार्टी को, मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी पार्टी को भी एतमाद में नहीं लिया। अच्छा, माँ सिवा चंद उनके अपने जो किचन कैबिनेट के लोग हैं, उसके अलावा उन्होंने अपनी पार्टी को भी एतमाद में नहीं लिया। इसीलिए आप देखें कि उनकी अपनी पार्टी में भी सरासीमगी पाई जाती है। हमें कोई एतमाद में नहीं लिया गया, ना पीपल्स पार्टी को और ना ही बाकी जो ऑपोजिशन की जमातें हैं। तो फिर तो यकीनन आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। उन्होंने एतमाद में, देखिए ये उनका प्रीरोगेटिव था, चूंकि उन्हीं का था, ठीक है, ये उनकी सवाबदीद थी। अगर उन्होंने अपनी दानिश में ये मुनासिब समझा कि इसको डाइवर्सिफाई किया जाए, बजाय इसके कि मरकूज हों एक ही शख्स के अंदर ये तमाम ओहदे, और वो शख्स बावजू इलालत और बावजू मुकदमात के वो कमा हक़्क़ो अदा फरीज़ा नहीं कर पाएंगे, तो ये उनकी सवाबदीद थी, उन्होंने जो है इसको किया है। तो मतलब कि आप लोगों की तरफ से ये जेस्चर है, अमल दरामद, मतलब ये कि आप लोगों की तरफ से जेस्चर है, इट्स ओके, अगर कर लिया तो ठीक है, उनकी सवाबदीद थी, हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये मतलब है? नहीं, हमारा तो इसमें इसलिए कि अगर हमारे कोई शख्स होता और उसके बारे में ये कोई तहरीक हुई होती तो उस पर हमें एतराज़ होता। अगर उन्होंने अपनी ही जगह पर किसी को अपनी पार्टी में से नामजद किया है तो हमें कोई इस मामले में यकीनन एतमाद में लेना चाहिए था, मशावरत होनी चाहिए थी, मगर अगर नहीं की तो बाहर कैफ इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। बाकी उनकी सवाबदीद थी अगर उन्होंने कर दिया है तो। अच्छा, आज वज़ीर आज़म ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर से ये बात दोहराई कि किसी को NRO नहीं दूंगा, किसी को NRO नहीं मिलेगा। अपोजिशन NRO लेने के लिए दबाव डाल रही है। ज़ाहिर है अपोजिशन में या आप लोग हैं या नून लीग है, और केसेस भी दोनों पर चल रहे हैं, जरदारी साहब पर चल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब पर चल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब पर चल रहे हैं। तो ये बार बार ऑपोजिशन पर इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाया जाता? अब ऑपोजिशन एक पेज पर इकट्ठा होके पूछ क्यों नहीं लेती? खान साहब बता तो दें, कब, किस वक्त, किस जगह पर आप लोगों से किसी ने NRO मांगा है? ये हम भी बात सुन सुनकर थक गए हैं अब। देखें, एक बात तो ये है कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी यकसुई इस मसले पर नहीं है। आज उनकी फिरदौस आशिक अवान ने, जो उनकी स्पोक्स पर्सन है और जो इंफॉर्मेशन का भी शोबा उनके पास है, आज उनका ज़रा देखिएगा कि जी NRO दी गई है शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को। उनके अपने जो है शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर, उनका सुनिएगा ज़रा, वो भी इसी किस्म की शायबे की बातें कर रहे हैं। NRO ना इनके बस में है ना ये दे सकते हैं। ये कोई जनरल परवेज मुशर्रफ वाला मार्शल लॉ नहीं है कि ये जो है चीफ एग्जीक्यूटिव भी यही है और हर चीज़ पर इन्हीं का कंट्रोल और दस्तरस है, और नैब की इन्हीं की बांदी और लौंडी है, और अदलिया भी इन्हीं के ताबे और मातहत है। ऐसा इनके पास अख्तियार है, पहले ये बता दें। ना किसी ने NRO इनसे मांगा,
ना कोई इनसे एनआरओ मांग रहा है, ना ये देने लायक है। जाने क्यों बार बार ये इस चीज का जिक्र करते हैं। अरे बाबा बताओ तो सही, किसने मांगा है तुमसे एनआरओ, कब मांगा है, किन शराइत पर मांगा है, क्या तुम देने लायक हो भी सही या नहीं हो, या फिर तुम सिलेक्टेड वजीर आजम हो और फिर जिसने तुम्हें सिलेक्ट किया है अगर उन्होंने ही फिर सब कुछ करना है, तो फिर ये मुझे नहीं पता बाहर कैसे। सही। अब आ जाते हैं, अभी जो मैंने शेयर की सारी डिटेल तहरीक के इमरान खान के दिए हुए 11 नुकात, आपको लगता है जब तक ये 11 नुकात पे अमल दरामद नहीं हो जाता वजीर तब्दील होते रहेंगे? आज भी उन्होंने इंदिया दिया है कि जो वजीर काम नहीं करेगा उसे घर जाना पड़ेगा। देखिए ये तो 9 माह हो चले हैं, अब कम से कम कौम से माफी तो मांगे, कम से कम ये तो कहें कि मैं नाकाम रहा हूं। मेरी सिलेक्शन जो थी अपनी काबीना की, देखिए कप्तान 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 अपने आप को बार बार कहते हैं, अभी तक अपने आप को क्रिकेट ही की ये टीम समझ रहे हैं और क्रिकेट की गेम समझ रहे हैं। रियासत के मामलात को चलाना और खेल के मैदान में क्रिकेट की टीम को जो है मैदान में उतारना जमीन आसमान का फर्क है। आपने इस मुल्क के मुकद्दर के साथ खेला है 9 महीने, आपने इस मुल्क की मईशत का सत्यानाश और बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आपने इस मुल्क के जो कॉन्फिडेंस था सारे इन्वेस्टर्स का, उसको आपने बिल्कुल मलिया मेट करके रख दिया है। आपने कारोबारी तबके को तबाही के दहाने पर लाके खड़ा कर दिया है। आपने अवाम को गुर्बत की दहलीज में धकेल दिया है। आपने नौकरियां देना तो कुजा, आपने नौकरियां छीनी है। घर देने की बजाय आपने घर उनके मुनहदिम और मिसमार किए। अभी इतना मायूस नहीं होना चाहिए, 4.5 साल पड़े हैं अभी इसलिए मेरा नहीं कि आज जो आप बात कह रहे हैं कि अभी से माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ, 5 साल के बाद हम हक बजानिब होंगे साफ से कहने के कि भाई ये आप लोगों का एजेंडा था, ये आप लोगों के नुकात थे, ये आप लोगों ने वादे किए थे, लेकिन आप इसको अमल दरामद इन पर करने से नाकाम रहे, पूरा करने में नाकाम रहे, लिहाजा आप लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, आपने हमें वक्त दिया। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब हमारे साथ होंगे। हमारे साथ रहिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 11 नुकात तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब हमें टाइम देने के लिए। फ़ारूक साहब, पिछले 9 महीनों को देखें और आपके 11 नुकात को देखें तो मुल्क में हम सब देखते हैं महंगाई बढ़ती है, तालीम के निज़ाम में कोई बेहतरी नहीं आती है, कोई तब्दीली नहीं आती है, वज़ीर सेहत डिलीवर नहीं करते हैं उनको फ़ारिग कर दिया जाता है, वज़ीर ख़जाना डिलीवर नहीं करते हैं उनको फ़ारिग कर दिया जाता है, वज़ीर इत्तलात की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं होते उनकी वजारत तब्दील कर दी जाती है, वज़ीर पेट्रोलियम तब्दील कर दिए जाते हैं। तो ये तो सब कुछ उल्टा हुआ है पिछले 9 महीनों में अगर देखा जाए। तो 11 नुकात पर अमल दरामद कैसे होगा? क्या समझें, यही समझें कि 11 नुकात पर अमल दरामद जब तक नहीं होगा ऐसे ही वज़रा बदलते रहेंगे, ये तब्दीली आती रहेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने 11 नुकात बिल्कुल अच्छा किया, आपने इनका हवाला दिया, लेकिन इनको डिस्कस करने के लिए आपने वक्त बहुत कम जो है वो चुना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, जो बात आप कह रही हैं हरगिज़ ऐसा नहीं है। मामला ये है कि आपने बात की तालीम की, तो यकीनन जो है वो तालीम के ऊपर, तालीम जो है वो अब 18th अमेंडमेंट के बाद इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। 5 साल दौरे हुकूमत के अंदर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया, जिसकी बदौलत जो है वो 1 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों के अंदर आया था। वो साथीज़ा की हाज़िरी भी बेहतर हुई थी वहाँ पर। अब सेम जो है वो हम पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो साथीज़ा की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सिलसिला था वो भी ऑनलाइन हो चुका है। इसी तरीके से जो है वो अब करिकुलम को जो है वो यकसा बनाने के लिए आपको जो है वो सबको ऑन बोर्ड करना पड़ता है, उसके लिए एक वक्त दरकार है। उसके ऊपर भी मिनिस्टर साहब जो हैं वो सुबह पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं। जहां तक रहेगी तो वही मौजूद है ना के ऊपर बात, तो वहां पर हायर एजुकेशन है, तबकाती तफरीक तो है ना कि जिसके पास पैसा है वो जो है वो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर सकता है, उसका बच्चा वहां जाएगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो नॉर्मल सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा। एक तफरीक मौजूद है। सुन लेना जी, देखें ये तफरीक कब ख़त्म होगी? ये तफरीक उस वक्त ख़त्म होगी जब हमारे जो गवर्नमेंट के तालीमी इदारे हैं इनके म्यार को हम बेहतर करेंगे। और म्यार ओवरनाइट बेहतर नहीं होगा। जो 40 साल की खराबियां हैं वो एक रात के अंदर या 8 माह के अंदर ठीक होने वाली नहीं है, लेकिन उनके लिए सही डायरेक्शन की तरफ इकदाम लिए जा रहे हैं। दूसरी बात आपने बात की थी जो टूरिज्म के हवाले से, टूरिज्म के ऊपर आपके इल्म में है कि पाकिस्तान ने जो है वीज़ा पॉलिसी हमने अपनी चेंज की है, उसके ऊपर जो नए
हमारे हॉरिजोन्स हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। जिस तरह नथिया गली डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, इसी तरह नारायण का गान डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, वो हमारे इन स्पॉट्स को बेहतर कर रहे हैं। जो करंट है न्यू स्पॉट्स के ऊपर भी जो है वो काम हो रहा है। इसी तरह आपने एनवायरनमेंट पे बात की, एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर का जो 10 अरब दरख्त लगाने का इनिशिएटिव है, जिसका हवाला उन्होंने बेल्ट एंड रोड फोरम के ऊपर भी दिया। चाइना की मदद के साथ मिलके हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। ये जिगजैग टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। ये जो भट्टे हैं, ये जो चिमनियां हैं, ये जो धुआं छोड़ती हैं, उनको उसके जरिए उसके ऊपर काबू पाया जाएगा। इसी तरह जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो हम लगा रहे हैं। इसी तरह आपने बात की जो है वो सेहत के शोबे के ऊपर, अगेन फिर सेहत का शोबा जो है वो आपका 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी हम हॉस्पिटल्स के अंदर एक सिस्टम को लेकर आ रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके निजाम के ऊपर पैसा भी लगा रहे हैं, उसको ठीक भी कर रहे हैं। करने की जरूरत है, जो गलत इंजेक्शन लगने के करक्स इतने वाकयात आ रहे हैं, कि इस पर बड़ा फोकस करने की लगेगा। जरूरत है। हर जगह जगह ताई बैठे हुए हैं। ये जो आप देहातों में जाकर देख लें, जिसको पता ही नहीं है डॉक्टरी होती क्या है, वो अपने क्लिनिक्स खोल के बैठा हुआ है। इस चीज को जरा फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल शाजिया, आपकी बात से मेरा 100% इत्तेफाक है। ये जरूर चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अताई जो है वो हमें भी नजर आते हैं, हमारे हलकों में भी नजर आते हैं, हम जाते भी हैं, मिलते भी हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स जो आपके MBBS डॉक्टर्स या हर सतह के ऊपर ये अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो सर्टिफिकेट्स लेके बैठे हैं, इनको भी स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। वो हैं जिनको बिल्कुल काम नहीं आता, वो हैं जो किसी जगह पे किसी ने कोई डिस्पेंसर का कोर्स किया हुआ है, किसी डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस करता रहा, उसने अपना प्राइवेट क्लिनिक बना लिया, जो 20 रुपए 30 रुपए के एवज जो है वो लोगों का इलाज करना शुरू कर देता है। इन सबको सिस्टमाइज भी करना है, सिस्टमाइज करके जो है वो इनको जो नहीं उस पे काम कर सके उनको फारिग करेंगे। जाहिर है ये हड़तालों पे आएंगे तो सेहत का मामला तो इसी तरह खराब होगा। इसी तरह बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे जरा बात कर लेने दीजिए सस्ता और फौरी इंसाफ के लिए। जी। कल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बरोज जुमेरात जो है वो हमने बिल मुतारिफ करवाए हैं, जिसके अंदर आपका बिल है जो वीमेन प्रॉपर्टी, जो वरासत के हवाले से खवातीन का बिल है, उसके अंदर जो उनको वरासत नहीं दी जाती या उनकी जायदाद के ऊपर कब्जा किया जाता है, उसको छुड़वाने के लिए जो सबसे अहम बिल कल जो पास होने जा रहा है वो है रियासत बेसहारा का सहारा बनने जा रही है, जिसपे खवातीन है, यतीम है, बच्चे हैं, लीगल एड जस्टिस अथॉरिटी बनने जा रही है जिनके पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए। इसी तरह जो सिविल जस्टिस कोड प्रोसीजर है वो एक्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें सिविल मुकदमों का फैसला 2 साल के अंदर अंदर होगा, और अगर जो फ्रीक उसको डिले करेगा उसके ऊपर जुर्माना होगा। इसी तरह जो सक्सेशन सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपकी जायदाद की मुंतकली होती है, वो पहले कोर्ट के जरिए ऑर्डर लेने पड़ते थे, भारी भरकम फीसें देनी पड़ेगी, अब वो 15 दिन के अंदर कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट आप नादरा से ले सकते हैं। इसी तरीके से हमने पंजाब के अंदर लोकल एक्ट लेकर आए। पुलिस का देखें, जो पुलिस का सिस्टम है, इसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर की रिफॉर्म कमेटी जो है वो काम कर रही है। आप देखेंगे कि पुलिस के निजाम के अंदर भी आपको बेहतरी नजर आएगी, और ये 8 माह बहुत कम है। ये लतीफ खोसा जैसे लोग जिनकी पूरी क़यादत जो है वो करप्ट है, जिनको मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस का सामना है, कोई जो है वो 85 अरब की टीटी शरीफ बन गया है, कोई जूनियर जरदारी बन गया है, ये आगे हमें लेक्चर ना दे। 40 साल से इनका किया धड़ा बेड़ा गर्क है, उसको हम साफ कर रहे हैं। ये माफी ये कौम ठीक है। बहरहाल हम इन पॉइंट्स पर आपकी जो है ना वो आपको याद हमेशा करवाते रहेंगे कि आपने जो वादे किए थे कौम से। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले नाज़रीन, आज एक लिहाज से आम दिन इसलिए भी है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आलमी सतह पर आज़ादी सहाफ़त की अहमियत को फ़रोग़ देने के साथ साथ ऐसे इक़दाम भी उठाना है जिससे आज़ादी सहाफ़त की राह में पेश आने वाली जो रुकावटें हैं उनको ख़त्म किया जा सके। दुनिया की तारीख़ में इस दिन को मनाने का जो आगाज़ था ये 1991 में किया गया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने 1993 में बाकायदा तौर पर आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया। जी हाँ, यही वो दिन है जिस दिन सहाफ़ी इस बात का अहद करते हैं कि किसी भी पुरतशद्दुद अनासिर या रियासती दबाव के बग़ैर आज़ाद, सही और ज़िम्मेदाराना जो इत्तलात हैं ये अवाम तक पहुँचाने के लिए जो बुनियादी हक़ है हमारा, हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। जबकि सहाफ़ी अपने पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी यकसुई से जारी रखने का भी आज ही के दिन अज़्म करते हैं। पाकिस्तान में अगरचे सहाफ़त को रियासत का चौथा सुतून तस्लीम किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये हकीकत है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ हुकूमती और सियासी जमातों की सतह पर पुरतशद्दुद वाक़यात आमराना दौर के साथ साथ बाद जमहूरी अदवार में भी हमने देखा कि ये रोनुमा होते रहे ऐसे वाक़यात। सहाफ़त ने न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम में शऊर पैदा किया, बेदार किया,
बल्कि आम आवाम को इस काबिल भी बनाया कि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकें। जबकि तस्वीर का एक रुख ये भी है कि गुज़श्ता 1.5 अशरे के दौरान दुनिया में सच की तलाश में निकलने वाले सालाना 69 सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं, जबकि पूरी दुनिया में गुज़श्ता 27 सालों में 1300 से ज़ायद सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं। आज पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद और किसी भी दबाव का मुकाबला करने के लिए तैयार है, और आज़ादी हमें आसानी से हासिल नहीं हुई है। इसके पीछे बड़ी कुर्बानियाँ हैं और खिदमात की एक नाकाबिले फरामोश तारीख़ है। हम लेकिन फिर भी आज आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी ये जो ड्यूटी है, अपने फ़राइज़ हैं, हक़ और सच की आवाज़ के साथ हमेशा आपके सामने उठाते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।